बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी लोक जनशक्ति पार्टी में दरार आने के बाद अलग पड़े चिराग पासवान को साथ लाने की कवायद में जुट गई है। दरअसल एक तरफ आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मंगलवार को चिराग को तेजस्वी के साथ हाथ मिलाने का ऑफर दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर चिराग के समर्थन में आरजेडी ने अपनी आवाज बुलंद की है। इस मामले पर आरजेडी प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जिस तरीके से चाचा पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाया है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान के खिलाफ है, यानी कि विरुद्ध है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो अपना संविधान है उसके हिसाब से चिराग पासवान ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पशुपति पारस उन 5 सांसदों के संसदीय दल के नेता हैं, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय दल के। वहीं शक्ति सिंह ने कहा कि एलजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य करते हैं और केवल यही लोग तय कर सकते हैं कि एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और कौन नहीं। इस मामले पर पूर्व विधायक यादव ने कहा है कि पशुपति पारस के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। लोक जनशक्ति पार्टी के ऊपर फिलहाल चिराग पासवान का ही कब्जा है। मंत्री पद और पैसे के लालच में पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ा है और इसको लेकर बिहार की जनता में बहुत आक्रोश है। यामिना पार्टी के नेफ्टाली बेनेट ने रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार संभाल लिया और उनके पद संभालते ही गाजापट्टी पर पहली बार हमला हुआ है। दरअसल नेफ्टाली बेनेट लंबे समय से इस बात पर जोर देते रहे हैं कि आगजनी के हमलों को लेकर जवाबी कार्रवाई भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे रॉकेट दागने के जवाब में हवाई हमले किए जाते हैं। फिलहाल गाजा में फिलिस्तीनी मीडिया आउटलेट्स द्वारा पोस्ट किए गए फुटेज में उत्तरी और दक्षिणी पट्टी दोनों में विस्फोटों की लपटों को देखा जा सकता है। पत्रकारों का कहना है कि इजरायली सुरक्षा बलों ने ताजा हमले में जिन इमारत परिसरों को निशाना बनाया है उनमें हमास के सैन्य विंग अल कमस ब्रिगेड भी शामिल है। अब इस मामले पर हमास से जुड़े फिलिस्तीनी मीडिया सेंटर ने बताया कि इजरायली हमले में गाजा पट्टी में कोई घायल नहीं हुआ है। इजरायली सुरक्षा बल यानी कि आईडीएफ ने बयान जारी कर बताया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने खान यूनिस और गाजा शहर में हमास के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है जहां उसके लड़ाके रहते हैं। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने कहा है कि दक्षिणी इजराइल में आग लगाए जाने की घटना के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। हमास के सदस्य गुब्बारे के जरिए दक्षिण इजराइल के इलाकों में आग लगा दे रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बल ने दावा किया है कि गाजा पट्टी में जिन परिसरों को निशाना बनाया है वहां आतंकी गतिविधि चल रही थी। इजराइल की सेना ने कहा है कि वो किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। दरअसल मिस्र की मध्यस्थता में इजराइल और हमास के बीच 21 मई 2021 को हुए सीज फायर के बाद दोनों पक्षों में फिर से तनाव देखने को मिला है। यरूशलेम दिवस के मौके पर 10 मई को अल अक्सा मस्जिद में झड़प और शेख जर्राह के फिलिस्तीनियों की बेदखली की योजना के चलते हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए थे। अब एक और इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले की जिसमें 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। वहीं हमास के रॉकेट हमले में इजराइल में भी 13 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय रेलवे को एक और बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि डीएफसी पर सेना के युद्धक सामानों से लैस ट्रेन को तेज रफ्तार में दौड़ाकर सफल परीक्षण किया है। यानी अब देश के एक कोने से दूसरे कोने तक तेज रफ्तार के साथ साथ बड़ी मात्रा में सेना के भारी भरकम टैंक और इससे जुड़े सामान पहुंचाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ ही युद्ध की स्थिति में भी इससे काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इस परीक्षण के दौरान वाहनों और उपकरण से भरी सैन्य ट्रेनों को न्यू रेवाड़ी से न्यू फुलेरा तक चलाकर सफल परीक्षण किया गया है। इससे
सशस्त्र बलों के लिए कम समय में जरूरी और भारी भरकम उपकरणों को जुटाने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास में सफलता मिली है। दरअसल रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान 2 परीक्षण किए गए थे। पहला परीक्षण ये था कि रेलवे के डिब्बों पर किया गया, जबकि दूसरा परीक्षण सैन्य ट्रेन के डिब्बों पर किया गया और दोनों परीक्षणों में भारी उपकरण लादे गए थे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑफ इंडिया यानी कि DFCCL के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि हमने 430 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 2 परीक्षण किए। इन परीक्षणों के अहम पहलू ये हैं कि वे सैन्य आवाजाही के लिए नए रास्ते खोलेंगे। अब इस सफलतापूर्वक परीक्षण के बाद सैन्य उपकरण सिर्फ 24 घंटे में कोलकाता से लुधियाना भेजे जा सकते हैं और ट्रेनों की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहेगी। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि आमतौर पर ऐसी ट्रेनें हर 150 किलोमीटर पर उस पर सवार कर्मचारियों के लिए रुकती हैं, क्योंकि रास्ता लंबा होता है। लेकिन DFC पर कोई ट्रेन इस तरह नहीं रुकेगी। रक्षा मंत्रालय के DFC से देश भर में माल ढुलाई की आवाजाही तेज होगी। रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक भारतीय सेना द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि DFCCIL और भारतीय रेलवे के साथ करीबी और समकालिक संबंध से सशस्त्र बलों को जुटने की क्षमता में काफी वृद्धि होगी। फिलहाल बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।